हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का, या तो आप कह सकते हैं अलग अलग बुक में दिया गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस। रेफरेंस बुक में हाइट एंड डिस्टेंस का बात करें, वही अगर एनसीईआरटी और कुछ बुक में दिया गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन होगा, या यूं कहें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको पता ही है, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से अगर ऊपर की ओर देखते हैं, मान लीजिए ओ, इसको ए, तो ओ ए मान लीजिए कि बेस सरफेस होगा। भाई हम कहीं से न कहीं से तो देख ही रहे होंगे ना। तो एक मान लीजिए अगर ये बेस सरफेस और हम यहाँ पे हैं ओ वाले पॉइंट्स पे, और ओ पॉइंट से अगर हम ऊपर की ओर अगर देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं, नीचे से अगर ऊपर की ओर अगर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशंस। ज़्यादा इसमें इंट्रोडक्शंस नहीं है, बस आपको कुछ बेसिक टर्म को समझने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है। अगर नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशंस होता है। अच्छा, ये जो आप लाइन जा रहा है या जो देख रहे हैं, जो रे जा रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम नीचे से अगर ऊपर की ओर अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ये भी तो कह सकते हैं, हम कहीं ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। अगर हम ऊपर से अगर नीचे की ओर देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऊपर से नीचे की ओर अगर देख रहे हैं तो फिर भी इस रे का अगर बात करें तो ये रे जो होगा वो लाइन ऑफ साइट ही होगा। लाइन ऑफ साइट मतलब जो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ से अगर देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने के लिए आपको क्या है ना, एक इमेजिनरी लाइन पैरेलल करने पड़ेंगे जो कि बेस सरफेस। तो यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशन, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, वही अगर नीचे से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशंस होता है। ये बात तो समझ में आ गया। इसको कंप्लीट आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं जेड के फॉर्म में, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप इसको एंगल ऑफ डिप्रेशंस बोल सकते हैं। वही अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस। ये बात समझ में आ गया। और ये जो होता है क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ टर्म आपको समझने पड़े। क्या है ना, जो हमने बताया आपको इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल से ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मान लीजिए कोई न कोई, अगर हम जैसे बिल्डिंग पे खड़े हैं या हम कहीं से खड़े हैं, तो हम तो एक परपेंडिकुलर पोजीशंस पे खड़े होंगे, या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो वो भी एक तरीके से एक स्टैंड पोजीशंस पे होगा, है कि नहीं। तो अगर स्टैंड पोजीशंस पे है तो इसको कुछ टर्म को समझना है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, कोई चीज़ का हाइट है, ठीक है ना, या आप इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री था, हम 30 डिग्री से जो है ना देख रहे थे, जो देखने का जो मेरा एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री। फिर हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, जैसे ओ है, ये ए है, ओ से मान लीजिए हम बी पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ हम पहुँचे। तो इसमें क्या फ़र्क आएगा आपको, जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे पहुँच रहे हैं टूवर्ड्स, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर
इस हाइट के नज़दीक पहुंच रहे हैं, इस हाइट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे इस हाइट के नज़दीक पहुंचेंगे वैसे वैसे क्या होगा पता है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ जो एलिवेशंस बना रहा है वो बढ़ते हुए चला जाएगा। ये एंगल बढ़ेगा, ये 30 डिग्री है तब ये क्या हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल बढ़ते चला जाएगा और एक ऐसा इनिशियल स्टेज आएगा जो कि पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन टूवर्ड्स परपेंडिकुलर लाइन की तरफ अगर जाते हैं तो इंक्रीज करता है यहाँ पे एंगल। ठीक है ना, और वही एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बात करें जैसे दूर भागेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं से अगर बात करें तो यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जितना दूर पे हैं तो जितना दूर में रहेंगे वैसे एंगल घटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थे तो हो सकता है यहाँ पे 60 डिग्री हो, जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ क्या है इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है तो 30 डिग्री। तो जैसे हम परपेंडिकुलर के अगर इस तरफ अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, अगर अवे फ्रॉम हो रहे हैं इस परपेंडिकुलर से हम अवे फ्रॉम हो रहे हैं तो एंगल डिक्रीज कर रहा है, और वही अगर टूवर्ड्स अगर जा रहे हैं तो एंगल इंक्रीज कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया। वही देखिए अगर मान लेते हैं कोई हाइट टावर है, उस टावर का हाइट यहाँ पे मान लेते हैं, कोई टावर इसको मान लेते हैं। अब ये हाइट है टावर का ए ओ, मान लीजिए टावर हमने माना है। अब ये टावर जैसे हमने माना है यहाँ पे तो हाइट ऑफ टावर को अगर आप डबल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 5 है, अब इस टावर के हाइट को आप डबल कर लीजिए तो हो सकता है अब कितना हो गया 10 हो गया। ये 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। जैसे ही ये टावर के हाइट को हमने डबल किया तो अब यहाँ पे एंगल जो एलिवेशंस होगा वो तो सेम ही होगा। ठीक है ना, टावर का हाइट अगर डबल किए तो डिस्टेंस अगर बात करें ऑब्जर्वर का, अगर हो सकता है कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा। अच्छा, फुट ऑफ टावर का मतलब क्या था, ग्राउंड, ये बेस। कहीं पे भी अगर लिखा हुआ मिले आपको फुट, ठीक है ना, ग्राउंड, इसका मतलब ये है आपका ये बेस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये हाइट बढ़ाएंगे, जैसे ये हाइट बढ़ाएंगे तो नीचे का जो फुट या ग्राउंड है ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाता है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशंस का बात करें, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जो थीटा डिग्री से या मान लीजिए कितना भी डिग्री से अगर देख रहे हैं वो रिमेन क्या होता है, सेम होता है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है, उस टावर का हाइट कुछ भी अगर दिया गया है, जैसे ही हमने उसको डबल कर दिया तो डबल जैसे ही करेंगे कि टावर का हाइट को अगर डबल किए तो यहाँ के फुट या ग्राउंड से इस टावर के डिस्टेंस अगर हम बात करें इस तरफ ये भी डबल हो जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ थीटा क्या होता है, सेम होता है। वही देखिए अगर हम ये कहें आपको एंगल ऑफ एलिवेशंस टूवर्ड्स, अगर हम बात करें डिक्रीज, इसके हाइट को अगर हम घटा देते हैं या हम ये कहते हैं जो यहाँ पर डबल कर दिए अब यहाँ क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे ही टावर के हाइट को आप घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे इसका जो शैडो फॉर्म होगा वो इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे टावर के हाइट को डबल किए तो इसका ये अगर हम बात करें ये भी डबल हुआ लेकिन एंगल ऑफ थीटा सेम था। ठीक है ना, लेकिन वही यहाँ पे हम आपको कहें अगर टावर यहाँ पे मान लेते हैं उसका हाइट अगर डिक्रीज कर देते हैं तो जैसे ही डिक्रीज यहाँ पे किए तो शैडो जो होगा इस टावर का हम बात कर रहे हैं, जो शैडो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स टर्म्स का हम बात किए हैं। बस आपको दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस किसको बोलते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशंस किसको बोलते हैं। अगर नीचे से अगर हम ऊपर की अगर देख रहे हैं तो ये जो थीटा हम लोग का देखने का होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशंस होगा, और वही अगर हम ऊपर से नीचे कर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस होगा। वैसे क्वेश्चंस में आपको जो है ना इस तरीके से डायग्राम दिया नहीं जाएगा, मेन है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 75% आपको डायग्राम जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। जब डायग्राम आपका अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए क्वेश्चंस बन गया, मतलब 70% क्वेश्चंस बन गया है। और आगे का प्रोसेस करके आप ट्रिमेट्री का जो रेशियो है या ट्रिमेट्री का हम बात करें जो स्पेसिफिक हम लोग एंगल्स का बात किए हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, वहाँ तक के वैल्यू आपको याद होने चाहिए। खासकर आपको साइन का, टैन का, कॉस का,
ये 3 का जो है ना कम से कम आपको एंगल्स का वैल्यू याद होने चाहिए। अगर ये एंगल्स की वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। मतलब ये इस क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चंस में एंगल ही पूछ डाला है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे, फिगर को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। बिना फिगर के बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री का, इसीलिए आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हुए हम लोग जो है ना यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। बोला गया अ टावर इज 100 मीटर हाइट। तो यहाँ पे 100 मीटर हाइट का अगर बोला गया है तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम सपोज करके इसका बात करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ किए, बोला गया 100√3 है, तो 100√3 का यहाँ पे मान लीजिए एक टावर है, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर। तो इसका जो दिया गया टॉप फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम 100 मीटर फ्रॉम कहाँ से लिखा हुआ है, फुट से। तो आपको पता है ये हमने बोला बेस को हम फुट बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं, जो कि कितना बोला गया 100 मीटर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशंस का अगर बात पूछ रहे हैं तो हम कहाँ पे हो सकते हैं, तो नीचे। नीचे से हम कहीं ना कहीं इस टावर को ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो नीचे से अगर ऊपर के टावर, तो ये जो बनेगा ये बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है। अच्छा, बिल्डिंग अगर है या टावर अगर है तो क्वेश्चन तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्योंकि सीधे ही हो सकता है टावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस के हिसाब से हमने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लिया। बोला गया टावर इज 100√3 मीटर, यहाँ पे हाइट, तो एक टावर है, ये हाइट है। अच्छा, हाइट है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होगा ही होगा। फ्रॉम फुट्स का मतलब होता है ये बेस होना चाहिए, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल होना, जो कि 100 मीटर से बोला गया है। और यहाँ पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोल सकते हैं, जो नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे हमने इसको थीटा मान लिया, अब थीटे हमको निकालने होंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट यहाँ पे हमने किया है जो ए बी क्या होगा, यहाँ पे टावर होगा, ठीक है ना। लेट ए बी इज टावर, बी द टावर, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ हाइट, हम कितना ले रहे हैं 100√3, ठीक है। वही यहाँ से ए बी हो गया, चलिए सी मान लेते हैं। और ए सी जो है दिया गया 100 मीटर, ऐसा क्वेश्चंस में दिया गया है। और हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है थीटा। फाइंड क्या करना है हम लोग को, थीटा फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे देखना है जो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यहाँ पे आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब ये है साइन थीटा जैसे p/h होता है, ठीक है ना, कॉस थीटा का b/h होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जो है ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे एंगल निकालना है और मेरे पास क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ और ये बेस दिया हुआ है। आप ढूंढिए कि p/b किसका रेशियो होता है। तो p/b का अगर हम बात करें तो किसका रेशियो में आ सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है tan का आ सकता है कि नहीं, क्योंकि tan थीटा के लिए क्या होता है p/b होता है। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, या उसका जो रेसिप्रोकल होगा या और भी उसके जो कंसाइन होंगे उसको वो हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे tan थीटा। अच्छा, tan थीटा के लिए मैंने बताया p/b होता है, आपको थीटा का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे tan थीटा तो आपको रखने ही पड़ेंगे।
पी का मतलब परपेंडिकुलर, अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे बना रहा है तो बेस तो यही होगा, है कि नहीं, बेस यही होगा और परपेंडिकुलर यही होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100√3 और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। अब यहाँ पे अगर हम बात करें tan थीटा की बात किया जा रहा है, इस 100 को आप 100 से कैंसिल कर सकते हैं तो कितना बनेगा √3 बनेगा ना। अगर इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा √3। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो tan थीटा का अगर बात करें तो √3 tan थीटा में किसके इक्वल्स होते हैं, तो tan 60 डिग्री के इक्वल्स होते हैं, है कि नहीं। अब इस tan से इस tan को आप क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो जिससे आपका जो थीटा का अगर हम बात करें तो थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशंस निकल गया है। क्वेश्चंस में यही बोला गया था जब आप जो है ना इसका थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस को लेके इसको समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये तो फिलहाल एंगल ऑफ एलिवेशंस है, एक और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस और उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और फिर हम पूरे एनसीईआरटी का जितने भी सॉल्यूशंस जितने भी क्वेश्चंस है उसका हम एक जो है ना टेस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशंस का बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर द ग्राउंड the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of a string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन से बोला गया है एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है कितने हाइट पे 60 मीटर के हाइट पे। ठीक है, और उस काइट से स्ट्रिंग तो अटैच होगा ही होगा। तो मान के चलिए स्ट्रिंग बोला गया अटैच है लेकिन काइट इज टेम्परली टाइट, तो पूरी तरीके से जो है ना वो टाइट जो है ना पूरी जो स्ट्रिंग होता है जो धागा होता है बिल्कुल क्या है यहाँ पे टाइट है। और बोला गया यहाँ पे जो ग्राउंड से कितने हैं इंस्कुलेशन द 60 डिग्री के हिसाब से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्लैक का मतलब इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, जो स्ट्रिंग है बिल्कुल क्या है यहाँ पे स्ट्रेट है टाइट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा फिगर, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिए कैसे होगा इसका। तो मान के चलिए यहाँ पे एक हाइट है, कितने हाइट बोला गया फ्लाइंग काइट कितने मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रहा है 60 मीटर। तो मान लीजिए 60 मीटर के हाइट पे काइट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ग्राउंड लेवल हो गया फुट लेवल हो गया, इसको बेस भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो काइट है यहाँ पे काइट है ए पॉइंट पे क्या है यहाँ पे अगर हम कहें तो काइट फ्लाई कर रहा है। ठीक है ना, ए पॉइंट पे काइट फ्लाई कर रहा है और ये जैसी हाइट का बात बोला गया 60 मीटर के हाइट पे काइट जो है ना फ्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से ए बी डिस्टेंस ले लिए हाइट ले लिए जो 60 मीटर है और इस एंगल जो बना रहा है यहाँ पे इंस्कुलेशंस बोला गया था जो 60 डिग्री के हिसाब से बोला गया यहाँ पे द इंस्कुलेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो धागा है जो स्ट्रिंग है वो कितने डिग्री से कर रहा है यहाँ पे तो 60 डिग्री से। तो मान के चलिए यहाँ पे आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री। क्या है ना हम लोग जो पतंग को उड़ा रहे हैं या जो काइट को फ्लाई करा रहे हैं वो नीचे से होता है ऊपर की ओर, तो नीचे से अगर ऊपर की ओर जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ साफ लिख दिया गया। अब यहाँ पे ये भी बोल दिया गया ये जो स्ट्रिंग है बिल्कुल इसमें स्लैक नहीं बना है, बिल्कुल ये क्या है टाइट है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो ये जो है ना धागा इसका हम लोग को वैल्यू पता करना है कितना जो है ना इसका लेंथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर कर लिए यहाँ पे बन गया है हम लोग का डायग्राम, तो ए बी इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो एज्यूम तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे क्या हमने लिखा ए, तो ए पॉइंट पे यहाँ पे क्या है काइट को फ्लाई कर रहा है ना। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन आपके पास है जो ए बी हो गया आपके पास 60 मीटर का। उसके बाद जो एंगल का अगर बात करें ए सी बी, तो ए सी बी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है
तो ए सी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करना है। यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे लेट ट्राइंगल, हमने यहाँ पे वैसे ट्राइंगल का बात यहाँ पे जो देख रहे हैं वो तो क्वेश्चंस के हिसाब से फॉर्म हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा लेट ए बी द काइट, ठीक है ना। लेट मान लीजिए ए बी द, यहाँ पे मैंने क्या माना है, यहाँ पे काइट माने है, ठीक है ना। और जो सी ए है वो क्या है, सी ए इज ए स्ट्रिंग, सी इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग हो जाएगा, है कि नहीं। ये स्ट्रिंग हो गया। एंगल कितना हुआ, एंड एंगल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एंड एंगल सी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इतना इन्फॉर्मेशंस काफ़ी है। अब इस इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से हम लोग को जो AC जो फाइंड करने, लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग फाइंड करने, आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, तो ACB। तो इस ट्राइंगल में देखें ACB में आप यहाँ पे 60 डिग्री देख रहे हैं, तो 60 डिग्री कहाँ बना रहा है, एंगल सी पे बना रहा है। तो एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे कितना कहाँ पे होगा, सी पे। अगर यहाँ पे बना रहा है एंगल, इसका मतलब ये बेस होगा और ये क्या होगा हम लोग का, परपेंडिकुलर। तो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और यहाँ पे बेस का बात, तो बेस तो हमको निकालना नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ, ये है स्ट्रिंग का लेंथ। तो अगर ये निकालना है तो हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं, साइन का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी है, तो यहाँ पे साइन सी की बात करेंगे। अब साइन सी के लिए अगर बात करें तो P बाई एच होता है, तो P बाई एच का मतलब क्या है, ये हुआ परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा AB। और P बाई एच, तो H मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के अनुसार जाएगा यहाँ पे AC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन सी, तो सी की जगह पर जो बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है, तो साइन 60 डिग्री बना रहा है, इक्वल्स टू ए बी आपके पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60। और AC तो फाइंड करना है, तो AC हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितने होते हैं, तो √3/2 होते हैं। यहाँ पे हम इम्प्लाइड का साइन ले लेते हैं, और उसके बाद 60 डिग्री बाय AC, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू √3, वैसे हो जाएगा √3AC इक्वल्स टू 120। लेकिन आपको क्या निकालना है, सिर्फ AC के वाले निकालना है। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 अब बाय में √3। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम लोग किसी भी हालत में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको इरेशनल फॉर्म में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 बाय √3 इंटू √3 अब बाय √3। तो अब क्या होगा, तो 120 √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो 40 हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर, ठीक है ना। तो यही हुआ आपका आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। पहले तो आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाने के साथ आपने किसको क्या सपोज किया वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।